हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर को रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक बॉडी है और वो सर्कल पे मूव कर रही है, और मान लो सर्कल पे जा रहा है वो किसी वेलोसिटी v के साथ, मतलब पार्टिकल लेट से यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी है v के इक्वल ऐसे। और मान लेते हैं केस नंबर 1 कि जो v है वो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है, सो इसको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, स्पीड कांस्टेंट है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसे वाले केस में बॉडी की डायरेक्शन बदल रही होगी, तो हमें एक फोर्स या एक्सेलरेशन चाहिए होगा, केवल एक एक्सेलरेशन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ओनली वन एक्सेलरेशन, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉल्ड सेंट्रीपिटल, है ना। इसको हमने क्या नाम दिया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम देते हैं। और ए सेंट्रीपिटल कम्स आउट हाउ मच, v²/r के इक्वल आता है। दूसरा वाला केस हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे वाले केस में हमने पढ़ा था कि v इज वेरिएबल, मतलब जो v है वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो अगर v वेरिएबल होगा, आप अंडरस्टैंड करो कि ये जो v है इसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, तो पहले कुछ होगा, बाद में और बढ़ रहा है। बढ़ेगा कब, जब कोई पीछे से इसको पुश करेगा। इसका मतलब दूसरे वाले केस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे पास बॉडी है और अभी इसकी वेलोसिटी v है जो हमेशा सेम नहीं रहने वाली, बदलने वाली है। तो एक एक्सेलरेशन तो काम करेगा जो उसकी डायरेक्शन को बदलेगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल, और एक और लगेगा जो उसकी डायरेक्शन में होगा, उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेंजेंट की डायरेक्शन में काम करेगा, तभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्लियर। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर टू एक्सेलरेशन। एक का नाम होगा क्या, एक का नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरे का नाम क्या होगा, दूसरे का नाम होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कोई तुमसे बोले कि सपोज करो, एग्जांपल है कि स्पीड ऑफ बॉडी ऑन सर्कल इज v = 2t² + 3t, जहां पे t इज टाइम। t क्या चीज है, जहां पे t इज टाइम, वेयर t इज टाइम। क्लियर। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट हो रही होगी। अब कोई आपसे बोलता है फाइंड नंबर 1 पॉइंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। ठीक हो गया। दूसरा कोई आपसे पूछता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। फिर कोई आपसे पूछता है टोटल एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। किसी ने तुमसे ऐसे पूछ ली अलग अलग बातें कि ये बताओ इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम तुम बोलोगे सर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक चीज पता होनी चाहिए कि सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है, जो मैंने आपको दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 मीटर, ऐसे मैंने मान लिया। सो अब हम बात करते हैं पहले वाले पॉइंट की। पहले वाले पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या चीज होती है, वो होता है v²/r। नाउ हाउ टू गेट v निकालने के लिए हमें टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पे किस टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे 1 सेकेंड की बात हो रही है। हम इसमें 1 डालेंगे, जैसे हम इसको 1 पुट करेंगे हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, ये क्या निकल गया v, लेकिन हमें क्या चाहिए, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, r, एंड r की वैल्यू देखो कितने के बराबर है, r हमें ऑलरेडी गिवन है, हाउ मच इज दैट इज 2। सो वी प्लेस 2। यहाँ से आंसर कितना आता है, ऊपर आ रहा है 5, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका क्या काम है, इसका काम है बेटा डायरेक्शन को चेंज करना। ये एक बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी बात के हिसाब से ये सेकंड पॉइंट है। किसी ने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हम इसको क्या बोल देते हैं, at। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बताता है, ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना बदल रहा है। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे समझेंगे, मैग्नीट्यूड को समझेंगे ऐसे। इससे हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आज जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास रिलेशन आएगा दिस इक्वल टू 2, अंडरस्टैंड करो 2, t² का कितना 2t, क्लियर हो गया, प्लस सेकेंड टर्म क्या लिखा था, सेकेंड टर्म लिखा था 3t, और 3t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जस्ट 3। सो दिस आंसर इज हाउ मच,
4t + 3 और t की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है? t की वैल्यू हमने पुट करनी है 1 सेकेंड। तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट में किसी ने हमसे पूछा कि ए नेट, व्हाट इज द नेट? तो ध्यान से देखें, पार्टिकल कहीं भी होगा। मान लो दोबारा से मैं सर्कल बनाता हूं, ये वाला सर्कल है। पार्टिकल सपोज करो यहाँ है, तो सेंट्रीपिटल कहाँ पे काम कर रहा होगा? सेंटर की तरफ। और टेंजेंशियल कहाँ पे काम करेगा? इधर को। सपोज करो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इधर। अभी सेंट्रीपिटल कहाँ पे काम करेगा? अगेन सेंटर की तरफ। और टेंजेंशियल कहाँ पे काम करेगा? टेंजेंट की तरफ। तो दोनों केसेस में मतलब पार्टिकल कहीं भी होगा, ये दोनों आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। तो कोई हमसे बोले ए नेट कितना होगा, तो हम जानते हैं अच्छे से, ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट आता है a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा है 90। तो दूसरा वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? a सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस व्हाट डू वी से? a टेंजेंशियल स्क्वायर, एंड दैट इज हाउ मच? दैट इज 25 स्क्वायर, सही है, प्लस 7 स्क्वायर। सो हाउ मच इज दिस? दिस कम्स आउट 125, सॉरी, दिस कम्स आउट 625 प्लस 49, क्लियर? और ये इक्वल टू आ जाएगा हाउ मच? दिस इज 4 एंड 7 एंड 6, 674 का अंडर रूट, एंड साथ में लिखेंगे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन को निकालने की, और क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। तो इट वॉज अबाउट दी वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी करा था। सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे सर्कुलर मोशन के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ इसको स्विच करते हैं और अब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी हैव लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, एक्चुअली इन लॉज के बारे में न्यूटन ने बताया था, बट न्यूटन से पहले बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बताया। गैलीलियो ने समझाया लॉज के बारे में, अरिस्टोटल ने समझाया लॉज के बारे में। कुछ लोगों ने सही बोला, कुछ लोगों ने गलत बोला, और उसके बाद न्यूटन ने फाइनली कंक्लूड करा और हमें लॉज के बारे में समझ में आया कि किसी भी बॉडी के मोशन में कौन से लॉज गवर्न होते हैं। हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो मोशन के इक्वेशन थे, लेकिन ये लॉज हैं। ये लॉज बताते हैं नेचुरल फिनोमेना को कि बॉडी किस हिसाब से बिहेव करती है, कैसे मूव करती है, किन सिचुएशन में मूव करेगी, किन में सिचुएशन में मूव नहीं करेगी। तो लॉस को समझने पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है फोर्स। फोर्स क्या चीज है? फोर्स बेसिकली एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ये एक्सटर्नल एफर्ट है जो हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। किस काम के लिए अप्लाई करते हैं? टू पुश, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में बोल देते हैं टू पुश और पुल। किसी बॉडी को पुश करने या पुल करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एफर्ट। वो एफर्ट बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल एफर्ट जो हम लगाते हैं उसको हम फोर्स नाम देते हैं, जो पुश और पुल लगाता है। इस पुश और पुल से होता क्या है समझना। जब हम किसी बॉडी पे पुश और पुल लगाते हैं तो क्या होता है? तो सपोज करो हमारे पास ये बॉडी है और ये रेस्ट में है, और हम इस पे इधर से धक्का मारते हैं, इसको हम पुश बोलते हैं। या हम आगे से ऐसे करते हैं, इसको हम पुल बोलते हैं। दोनों केसेस में क्या होता है? जो बॉडी पहले रेस्ट में थी, वो अब मोशन में आ जाती है। इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ जाती है। ये क्लियर हो गया। दूसरा उल्टा भी है, अगर एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही हो और हम उसको रोकने की कोशिश करें तो मोशन वाली बॉडी रेस्ट में भी आ जाती है। ये भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब जब हम एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो बॉडी पे एक्चुअली हम पुश और पुल लगाते हैं, और पुश और पुल से चलने वाली बॉडी रुक जाती है और रुकी हुई बॉडी चलने लगती है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू दिस पुश और पुल, ड्यू टू दिस पुश और पुल, बॉडी changes its state of
रेस्ट ऑब्लिक मोशन। इसका मतलब वो जिस भी स्टेट में है, अगर वो रेस्ट वाली स्टेट में है तो वो मोशन में आ जाता है, और मोशन वाली स्टेट में है तो वो रेस्ट में आने की कोशिश करता है। इस चीज़ को हम फोर्स बोलते हैं। इसको लेके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो वी हैव अ बॉल एट रेस्ट एंड पुश इज अप्लाइड। अभी क्या होगा, जैसे हम इस पे पुश अप्लाई करेंगे इट स्टार्ट्स मूविंग, है ना। तो ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो ये बॉल है हमारे पास, ये बॉल है और ये रुकी हुई है, और जैसे हमने इस पे पीछे से पुश करा, लेट्स से फुटबॉल की बात करते हैं, हम किक करते हैं जोर से, सो हम इस पे पुश कर रहे होते हैं। जैसे हम इसको पुश करते हैं ऐसे, ये क्या हो जाता है, ये जो रुकी हुई थी ये मोशन में आ जाती है। इससे पता चलता है कि फोर्स का क्या काम है। यहाँ पे फोर्स किसने लगाया, जो हमने पुश करा, जिस एजेंट ने भी पुश करा उसने फोर्स लगाया। और इस बॉल के लिए, फॉर दिस बॉल, ये वाला एजेंट बॉल का पार्ट नहीं है, ये बाहर से फोर्स लगा रहा है। बाहर से लगाने का मतलब हुआ बॉल अलग है, ये अलग है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, एक्सटर्नल एजेंट। अगर हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल के बियॉन्ड जो भी चीज़ लग रही है वो क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो जब एक्सटर्नल एजेंट ने इस बॉल पे फोर्स लगाया तो बॉल में क्या आ गया, मोशन आ गया। क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल है हमारे पास मोशन का। हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पहला वाला पार्ट था। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, a car is moving with slow speed। मान लो हमारे पास ये कार है और ये मूव कर रही है विद स्लो स्पीड, ऐसे कोई 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत स्लो स्पीड से जा रही है। और ये इतनी कम स्पीड है कि अगर हम इसके आगे आएंगे तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। 4 या 5 लोग इसके आगे आ जाते हैं और आगे आके इस पर धक्का मारते हैं, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद कार क्या होगा, कार रुक जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, कार इज मूविंग विथ स्लो स्पीड, कॉमा, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू मोशन। मतलब जिधर मूव कर रहा है ना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, ऑपोजिट टू मोशन। उसके बाद क्या होगा, कॉमा, कम्स टू रेस्ट। सो हम लोगों ने दोनों बातें कर ली। यहाँ पे पहली बात हमने क्या करी, बॉल रुकी हुई थी, हमने धक्का मारा तो मोशन में आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था, हमने धक्का मारा तो ये रुक गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम मोशन करवाते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करने की ट्राई करेगी हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब हम रुकाने की कोशिश करते हैं तो जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कुछ बातें मैं बोलते रहूंगा, आप लिखते रहना बच्चे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस शोज दैट external agencies of force can exert or can create motion on a body or can change motion of a body। जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो वो उस बॉडी के मोशन को चेंज कर सकती है, या तो वो स्टार्ट कर सकती है या फिर वो उसको रोक सकती है। परफेक्ट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मैं लिखता हूं, अगर आपने कभी सुना हो तो, ये फॉलेसी तो आप समझते होंगे, इन्होंने कुछ बोला और वो गलत हो गया। तो अरिस्टोटल फॉलेसी। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या देखा कि मान लो हमारे पास एक कार है, इमेजिन करना। उन्होंने कार को नहीं देखा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक कार है और ये मोशन में है 10 मीटर पर सेकेंड से, और अगर हम चाहते हैं, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये अपने आप हो जाएगा? मतलब हमारी कार 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है और हम चाहते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागती रहे, तो क्या अपने आप भागती रहेगी कि हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा? आप सोचो हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है? कार थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो उन्होंने इसी वाले स्टेटमेंट को देखा और उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद 10 मीटर पर सेकेंड, देन we have to apply some force। ये रियलिटी में होता है, सच में ये होता है।
सच में ये होता है कि अगर हमें हमारी कार को 10 मीटर पर सेकेंड से चलाना होगा और चला के रखना होगा तो हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा। ये सच्चाई है। तो उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने क्या लाइन बोली है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, an external force is required to keep a body in uniform motion। ये ऐसा उन्होंने बोला था और जो क्या हो गया था, जो गलत था, इसलिए हमने इसको बोला अरिस्टोटल्स फॉलेसी। ये गलत क्यों था? इसलिए गलत था क्योंकि सच में जिन बॉडीज को उन्होंने देखा उनके दूसरे एस्पेक्ट को उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं करा। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है? जब कार आगे चलती है तो कार पे एयर का रेजिस्टेंस कहाँ लगता है बेटा? एयर का रेजिस्टेंस पीछे को लगता है। टायर्स के बीच में फ्रिक्शन इसको कहाँ रोकने की कोशिश करता है? बैकवर्ड थ्रस्ट लगाता है, बैकवर्ड फोर्स लगाता है। सो जब भी कार मूव करनी स्टार्ट करती है तो बहुत तरह के फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, बहुत तरह के ड्रैग कार के ऊपर काम करते हैं। उन ड्रैग को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सेलरेटर को प्रेस करके रखना पड़ता है, और एक्सेलरेटर को प्रेस करके रखते हैं तो कार एक फॉरवर्ड फोर्स जनरेट करती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर कोई भी बैकवर्ड फोर्स काम ना कर रहा हो, मतलब कोई हवा का रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, किसी तरह का मशीन में ड्रैग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कार बिना किसी हिंड्रेंस के जा रही है, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड से जाती रहेगी, हमें किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। बट सच क्या है? सच ये है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन प्रोवाइडेड देयर मस्ट नॉट बी एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग बैकवर्ड। अगर किसी तरह का बाहर वाला फोर्स बॉडी पे लग नहीं रहा होगा तो हमें और कोई फोर्स चाहिए नहीं है, बॉडी अपने आप मूव करती रहेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, अरिस्टोटल की ये लाइन थी जो गलत थी, न्यूटन के लॉ के हिसाब से गलत हो गई, इसलिए हम इसको फॉलेसी नाम देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने कुछ बताया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, इन्होंने कुछ बताया कि अगर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, उन्होंने क्या करा कि एक स्लोप ले लिया, ये स्लोप है, ये स्लोप ले लिया और यहां से एक बॉडी को या बॉल को छोड़ दिया, और हमने ये मान के चला कि यहां पे फ्रिक्शन है जीरो। कितना है? जीरो फ्रिक्शन है। तो जब इस वाले से छोड़ा और ये चलता आ रहा था, तो जब ये नीचे गिर रहा, ऐसे आ रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने क्या बात बोली कि आइडियल सिचुएशन में जब कोई भी फोर्स काम ना कर रहा हो तो किसी स्लोप के ऊपर जब हम बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी नीचे को स्पीड अप होती है, मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन अ स्मूथ प्लेन एक्सेलरेट्स। मतलब दिस इज कॉल्ड सिचुएशन 1। हम क्या बोलेंगे? बॉडी मूविंग डाउन एक्सेलरेट्स। किसी ने पूछा यार ऐसा क्यों होता है, जब बॉडी नीचे को मूव कर रही तो एक्सेलरेट क्यों होती है? बेटा एक्सेलरेट तो आप समझ पा रहे हो ना। अगर हम किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी को छोड़ेंगे तो इसकी रफ्तार सेम नहीं रहने वाली। पहले रफ्तार कम होगी, फिर बढ़ रही होगी, फिर बढ़ रही होगी, फिर और बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेट हो रही है। क्या हमने धक्का मारा? बिल्कुल नहीं, हमने तो छोड़ा, और छोड़ने के बाद भी एक्सेलरेट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी काम करती है कहाँ? नीचे। और हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट्स, याद है बेटा? कंपोनेंट, इस ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर को आएगा जो इस वाली बॉडी को ड्रैग और पुल प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह से बॉडी क्या होगी? बॉडी एक्सेलरेट होगी। ये गैलीलियो ने बताया था, हमें भी समझ में आता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि मान लो बॉडी नीचे चले आ रही, चलते आ रही, हम एक और स्लोप प्रोवाइड कर दें। अब हम ऐसा वाला स्लोप प्रोवाइड कर दें, देखो ऐसे वाला स्लोप प्रोवाइड कर दें, और बॉडी जो अभी नीचे उतरी थी ना, लेट से ये था 1, ये था 2, इसको अब हम 2 बोल देते हैं, इसको हम 3 बोल देते हैं, और दोबारा बॉडी यहाँ पहुँच गई, 2 पे पहुँच गई। अब जब 1 से 2 पे आएगी तो तेज होगी, स्पीड अप होगी, और जब ये 3 पे राइज कर रही होगी तो यहाँ पे जो v होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, और यहाँ v कितना हो जाएगा? दोबारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब बॉडी ऊपर को जा रही है तो एक्सेलरेट होने की जगह क्या होगी? रिटार्ड होगी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट्स मूविंग अप
मूविंग अप द प्लेन, मूविंग अप द प्लेन कॉमा रिटार्ड। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लो। ऑब्जेक्ट जब भी ऊपर को मूव करेंगे तो रिटार्ड करेंगे। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझने वाली बात है, हम समझ सकते हैं। तुम बोलोगे कुछ देर बाद जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी ना, इस पे काम करेगा mg। बेटा कहाँ पे काम करेगा? इधर। बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर। mg का एक कंपोनेंट आएगा, वो कहाँ पे आएगा? वो इधर आएगा। वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? आंसर आएगा अपोज कर रहा है। बॉडी कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? ऊपर की तरफ। और ग्रेविटी का कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है? नीचे की तरफ। वो क्या करेगा? वो हमारी बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे वाले सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। बेसिकली ये रिटार्डेशन है। बॉडी रिटार्ड होने की कोशिश करेगी, इसकी स्पीड धीरे 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 क्या होगी? कम होती चली जाएगी। क्लियर? तो दूसरा पहली बात गैलीलियो ने बोली कि जब बॉडी नीचे आएगी तो वो एक्सेलरेट होगी। दूसरी बोली कि जब ऊपर जाएगी तो रिटार्ड होगी। तीसरी बात उन्होंने बोला अगर हम एक काम करें, अगर हम एक प्लेन से बॉडी को छोड़ें, एक प्लेन से बॉडी को छोड़ें, उसके बाद दूसरा प्लेन हो, ऐसे दूसरा प्लेन है, तो उन्होंने कहा जब हम बॉडी को छोड़ते हैं ना यहाँ से, सपोज करो कि एंगल है 30 डिग्री, ऐसे मान लो, और ये भी है 30, मान लो एक बार को। तो जब हम इन्होंने इस बॉडी को यहाँ से छोड़ा ना, यहाँ से, तो बॉडी यहाँ पे स्पीड अप होगी और फिर ऊपर जाके स्लो डाउन होते रहेगी और फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर दोनों के स्लोप सेम हो, अगर दोनों के स्लोप सेम हो तो जितना लेंथ ये कवर करेगा, मतलब जब ये नीचे आ रहा होगा तो मान लो ये L लेंथ कवर करेगा, तो ऑटोमेटिकली जब ये ऊपर जाएगा तो ये L लेंथ कवर करेगा। बात समझ में आ गया? मैं लिखवा नहीं रहा, आप लाइन लिखो। इफ बॉडी कम्स डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, देन इट राइजेज ऑन अदर इंक्लाइन प्लेन अप टू सेम लेंथ if slope of both is same, if slope of both is same, अगर दोनों का स्लोप सेम होगा तो जितनी लेंथ से आ रहा था ये उतनी लेंथ तक चले जाता है। गैलीलियो ने ऐसे भी समझाया। इन सब का एक्सप्लेनेशन अभी आपको थोड़े टाइम बाद जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन को प्रॉपर न्यूटन के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, आपको मैथमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। अभी आप देखते रहो। अगली बात उन्होंने बोली कि अच्छा सोचो, एक बात सोच के देखो कि जो ये वाला है ये और ये ऐसे है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो फर्क पता क्या है? मान लो ये है 60 डिग्री, ऐसे मान लेते हैं, और मान लो ये है 15 डिग्री। इसका मतलब जब हम बॉडी को यहाँ से छोड़ेंगे ना, तो ये इसका स्लोप तो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ आके इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी। बट इस दूसरे वाले का स्लोप बहुत कम है, तो जितने दूर से, मान लो ये सपोज करो 10 मीटर से आ रहा था, तो 10 मीटर तक नहीं जाएगा, 10 से काफ़ी ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। और यहाँ से बॉडी जब जाएगी ना, तो बॉडी यहाँ पर राइज करनी शुरू करेगी और चलती रहेगी। पता कब तक जाएगी? जब तक उसका लेवल सेम नहीं आ जाता। इस लेवल में यहाँ तक जाएगी, मतलब इस वाले स्लोप को हमें और बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ तक दिखाना पड़ेगा, और बॉडी चलते चलते कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्होंने एक लाइन बोली, आप लिख लो। इफ बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड राइजेज ऑन अदर इंक्लाइन प्लेन, then it achieves same height, सेम हाइट का मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे हम लेंथ की बात नहीं करेंगे, लेंथ तो अलग अलग होंगी। अगर ये वाली हाइट h के बराबर है तो फाइनली जब यहाँ पहुँचेगा ये वाली हाइट भी कितनी होगी? h के बराबर होगी। ये गैलीलियो ने देखा। ये इन्होंने केवल एक्सपेरिमेंट कराया, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया इनको, फिर न्यूटन ने समझाया। गैलीलियो ने केवल एक्सपेरिमेंट करके अपनी थीसिस में लिख दिया कि ऐसा होता है। उसके बाद इन्होंने एक और बात समझाई। किसी ने बोला कि सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये स्लोप है लेकिन ये प्लेन है, अब क्या होगा? तो बोले अगर फ्रिक्शन जीरो होगा, तो अगर हम यहाँ से बॉडी को छोड़ते हैं तो ये नीचे आते आते एक्सेलरेट होगी, यहाँ पे पहुँच के इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा के बाद ये मान लो v हो गया, और फिर ये रुकने वाली नहीं है, इट कॉन्टिन्यूज मूव फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? तो एक लाइन लिख लो। इफ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम smooth inclined plane and lands on horizontal plane then it continues moving। इसका क्या मतलब हुआ? अगर बॉडी किसी प्लेन से आती है और ये इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन जब ये यहाँ पे आती है और कैसा वाला प्लेन है?
हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कंडीशन क्या है, ये स्मूथ होना चाहिए। अगर गलती से थोड़ा सा भी फ्रिक्शन होगा, दुनिया में किसी भी बॉडी को तुम देखोगे फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल केस के आइडियल केस। एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट दी आइडियल केस। आइडियल केस के हिसाब से अगर हम बॉडी को यहाँ पे छोड़ें और ये इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा हो और यहाँ पे लैंड करेगा तो ये कंटिन्यू मूव करेगा, कहाँ तक, लंबे डिस्टेंस तक, बस चलता जाएगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। क्लियर। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा, आप नोट करो। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट गैलीलियो concluded that the state of rest or the state of rest and the state of motion with constant velocity are equivalent in both cases. अब आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या समझा उन्होंने। यहां पे रेस्ट में था और ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा था और ये मोशन में आ रहा था। मतलब जब हम इस वाली बॉडी को छोड़ते हैं तो ये रेस्ट से मोशन में आना स्टार्ट करता है, तो ग्रेविटी का जो फोर्स काम कर रहा है वो उसको मोशन में ला रहा है। अब यहाँ पे मोशन में आ चुका है, मोशन में आने के बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और सेम ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है तो ये दोबारा से रेस्ट में आ गया। दोबारा से समझो, उन्होंने बोला स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एक ही कंडीशन है, एक ही स्टेज है। अगर L लेंथ व्हेन बॉडी इज फॉलिंग डाउन अप टू लेंथ L एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग, then it will acquire some velocity. After acquiring some velocity, it will be stopped by traveling same distance provided same gravity is acting. जितनी ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रही है उतनी ग्रेविटी यहाँ एक्ट कर रही है, तो जितना दूर से चल के आ रही है उतनी दूर तक आ जाएगी। वो जो यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है वो मोशन दे रही है, और जो यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है वो मोशन दे नहीं रही है, मोशन को किल कर रही है। क्लियर हो गया। इसका मतलब रेस्ट और मोशन को हम उस हिसाब से समझा सकते हैं कि अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो वही फोर्स मोशन प्रोवाइड कर सकता है और वही फोर्स क्या कर सकता है, मोशन को खत्म कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम लिख सकते हैं कैसे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, कॉमा अ बॉडी एट रेस्ट continues to be at rest and a body in motion continues to move uniformly along same straight line. ये जो गैलीलियो का लॉ है, ये गैलीलियो का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। दिस इज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं दोबारा बोलूं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, समझाता हूं आपको थोड़ा सा। सपोज करो हमारे पास ये प्लेन है, और ये हमारे पास एक बॉडी है। बॉडी भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन जीरो है, एयर रेजिस्टेंस जीरो है। इस पे कितना फोर्स काम करेगा, mg। ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन r। क्लियर हो गया। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना आएगा, बॉडी पे नेट फोर्स आएगा जीरो। तो ऐसे केस में अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ देर के बाद वेलोसिटी हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सेम टू सेम रहने वाला है। क्लियर हो गया। सो इसमें इन्होंने क्या लिखा, इफ नेट फोर्स या इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, कॉमा अ बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में हो, मतलब ये रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, और हमने इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करा, क्या ये चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम बात करेंगे t0 पे रेस्ट में होगा, अगर हम बात करेंगे 10 घंटे के बाद, तब भी ये कैसा होगा, रेस्ट में होगा। So if net external force is zero, a body at rest continues to be at rest and body in motion continues to move uniformly along the same straight line. This is Galileo's law of inertia. इसको हम Galileo of law of inertia के नाम से जानते हैं। So it was about Galileo, इससे ज़्यादा इन्होंने नहीं समझाया। अब हम बात करते हैं न्यूटन की, उसके बाद हमें बाकी बातें समझ में आती हैं। तो न्यूटन को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होता है कि मोमेंटम क्या है। हमें कितनी चीज़ें समझने की ज़रूरत है इस वाले चैप्टर में। हमें समझने की ज़रूरत है इनर्शिया क्या होता है। अभी मैं समझा नहीं रहा, आपको क्वेरी में डाल रहा हूँ कि आप समझें। हमें इस वाले चैप्टर में समझना है इनर्शिया क्या है, हमें इस वाले चैप्टर में समझना है मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, हमें इस वाले चैप्टर में समझना है फोर्स क्या चीज़ है,
हमें इस वाले चैप्टर में समझना है इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। हमने इस वाले केस में समझना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। हमने इस वाले केस में समझना है थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट क्या है। मैं आपको अभी वो वाले पॉइंट बता रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हमें इन पॉइंट्स के बारे में पूरी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें समझना है इनर्शिया क्या चीज़ होता है, मोमेंटम क्या चीज़ है, फोर्स क्या है। केवल डेफिनेशन नहीं समझना, हमने इसकी डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट बेसिकली दीज थिंग्स आर। चेंज इन मोमेंटम से क्या मिलता है, थ्रस्ट क्या है। हमने यहाँ पे समझना है कि टेंशन क्या होता है, टेंशन क्या चीज़ होता है। हमने यहाँ पे समझना है कंबाइंड मोशन कैसे होते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक बॉडी हो और उसके अलावा हमारे पास 2, 3, 4 बॉडी हो, इकट्ठी हम बॉडी कर दें और उनको हमें इकट्ठा मूव करना पड़े तो कंबाइंड मोशन कैसे बिहेव करता है, हमने इस वाले टॉपिक में ये सारा कुछ पढ़ना है। तो बेटा आज का टॉपिक वॉज अबाउट जस्ट थ्योरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन, और कल का जो चैप्टर होगा नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे उसमें वील स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और अब लॉज ऑफ मोशन को हम न्यूटन के हिसाब से स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना होगा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।